हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम नंदवाना और एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को डिस्कस करने से पहले हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, या इसको हम कहें कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम कहते हैं, वो हमको बताता है कि किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इसको क्वांटिटी वाइज समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सरफेस, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं। सपोज ये कोई सरफेस है हमारे पास, और इस सरफेस पे हमने क्या किया हुआ है, एक एलिमेंट लिया हुआ है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, और इस एलिमेंट के लिए जो सरफेस एरिया है वो ds है लेट से, और ds वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, वो इस सर्टेन डायरेक्शन में है। और इस सरफेस से पास होता हुआ एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट, इट इज थीटा। और हमको कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो अगर इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करें, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उस छोटे से सरफेस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी फाई से। तो इट वुड बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी डॉट प्रोडक्ट हमको करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और उस सरफेस एरिया का, एरिया वेक्टर का। ओके, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट थ्रू आउट दिस सरफेस, तो हमको क्या मिलता है, टोटल फ्लक्स मिलता है पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमको क्या करना है, यहां पर इंटीग्रेशन करना है ई डॉट डी एस, तो हमको क्या मिलने वाला है, टोटल फ्लक्स मिलने वाला है। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर क्लोज्ड सरफेस हमारे पास है, कोई क्लोज सरफेस जैसे कोई क्यूब है या स्फीयर है, उसके थ्रू हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी कि हमको थ्रू आउट द सरफेस एरिया, जो उसका टोटल सरफेस एरिया है क्लोज सरफेस का, उसके थ्रू इंटीग्रेट करना है। इसको आप इस तरह से समझें कि सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, ओके, इसका एरिया वेक्टर ये है ए, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। तो ये हमारे पास इसका एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए है। और सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस से पास हो रहा है, ई वेक्टर, ये एरिया है, सरफेस एरिया, एक सरफेस है हमारे पास, ए एरिया का, इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से यहां से पास हो रहा है। तो इसके थ्रू जो पास होने वाला फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट वुड बी ई डॉट ए वेक्टर। और आप देख सकते हैं दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आने वाला है, कॉस 0 विच इज 1, सो ई इंटू ए। तो यहां पर ये आपको क्या मिल जा रहा है, फ्लक्स मिल जा रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। अभी फ्लक्स हमने समझा, अब आते हैं हम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जिसको कहा जाता है। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है, या हमको फ्लक्स पता है फाई, इट वुड बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये क्लोज इंटीग्रल किस केस में आएगा, जब क्लोज सरफेस है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो फ्लक्स है किसके इक्वल होता है, क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्यू नेट क्या है, क्यू नेट होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको क्यू नॉट कहा जा रहा है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यहां पर है। तो इस तरह से यहां पर क्या बताया गया हमको कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू एनक्लोज्ड और क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स की डेफिनेशन से हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो होता है ये फ्लक्स के इक्वल होता है। और ये कंप्लीट आपको क्या मिल जाता है, गॉस थ्योरम। और इसका हम मल्टीपल ओकेजन्स पर या मल्टीपल क्वेश्चंस में इसका यूज हम करते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इस तरह से समझें कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है और यहां पर एक चार्ज क्यू नॉट है।
ओके अब मुझे कैलकुलेट करना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे कैलकुलेट करना है कि इस क्लोज सरफेस से, इनक्लोज सरफेस से, इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस विच इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लक्स होगा इससे पास होने वाला। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम से रिलेटेड आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें जानना जरूरी है कि गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेसेस के लिए। यानी कि अगर सरफेस क्लोज नहीं है लाइक स्फीयर और क्यूब और समथिंग लाइक दैट, तो आप इस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका यूज किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया है क्लोज्ड इंटीग्रल का, और वो यूज होता है फॉर क्लोज सरफेसेस। तो आप यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जा रही हैं थ्रू दैट इनक्लोज सरफेस, यानी कि जैसे आप देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां पर इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, आप देख सकते हैं। ओके तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रही हैं, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहां पर फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सपोज इसी तरह से अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट रख देता हूं एक क्लोज सरफेस में, लेट्स से दैट क्लोज सरफेस इज स्फीयर, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी इस तरह से। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर सरफेस से, क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, या हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, तो फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि उस सरफेस में अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो कैसा होगा फ्लक्स, नेगेटिव होने वाला है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। आगे इसमें हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसमें हमको क्या कहा हुआ है, देयर इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस एस, दिस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस है इसका, ये यहां से यहां तक इसका जो रेडियस है दैट इज आर। अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज ओरिजिनली एट द ओरिजिन एंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज फाई ई, यानी कि जब ये सिर्फ प्लस क्यू यहां पर होता है ओरिजिन पर, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या है, फाई ई है, उस इमेजिनरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। फिर हमको कहा गया है कि अगर एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू पर ये वाला चार्ज, x इज इक्वल टू आर बाई टू पर 3r/2 पर ये +4q, एंड एट x इज इक्वल टू r/2 यहां पर हमने क्या प्लेस कर दिया है, +5q। तो हमको बताना है कि अब जो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि ये क्लोज सरफेस हो गया रेडियस r का, ओरिजिन पर यहां पर सबसे पहले +q रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होने वाला है, चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस इज q इन दिस केस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, फाई ई है जो यहां पर दिया हुआ है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब जो नया केस है उसमें क्या हो रहा है कि ये चार्ज तो ऑलरेडी यहां पर है +q, अदर देन दैट ये +5q और -3q भी यहां पर आ गया है। तो आप देखें +5 + 1 इट इज 6q एंड -3, सो नेट चार्ज यहां पर क्या हो रहा है, 3q। तो अब इस केस में जो नया फ्लक्स होगा, फाई डैश में इसको बोलता हूं, वो कितना होगा, q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जैसा कि आपने देखा q नेट कितना है, 5 + 1 6 -3 इट इज 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फाई डैश, एंड फाई डैश इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई ई, सो इट इज गोइंग टू बी 3 फाई ई। ओके, सो दिस इज द आंसर। एक चीज आप ध्यान रखें कि जो फ्लक्स आने वाला है it is only going to be due to the charge enclosed by the closed surface। जो आउटसाइड में चार्जेस हैं, जैसा कि यहां पर 3r/2 पर +4q रखा हुआ है, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इस सरफेस पर नहीं आने वाला है, इस इनक्लोज सरफेस के फ्लक्स से वो रिलेटेड नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट इज a point charge +q is positioned at the center of the base of a square pyramid
एज शोन इन द फिगर। यानी कि एक स्क्वायर पिरामिड है और यहाँ पर बॉटम सरफेस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है। द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द 4 आइडेंटिकल अपर फेसेस ऑफ द पिरामिड इज, यानी कि यहां पर क्या है, एक बॉटम सरफेस है और बाकी 4 हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं जो कि मिलकर के पिरामिड को बना रही हैं और इन चारों में से किसी भी एक से पास होने वाला फ्लक्स हमको पता करना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम किसी भी प्लेन सरफेस में कोई पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यानी कोई पॉइंट चार्ज किसी प्लेन सरफेस पर है, तो उस चार्ज की वजह से उस प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। द फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज पासिंग थ्रू द सरफेस इन विच दैट चार्ज इज प्लेस इज गोइंग टू बी 0 ऑलवेज। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बॉटम सरफेस पर रखा हुआ है, यानी इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इज गोइंग टू बी 0। अब दूसरी बात, जब गाउस थ्रो हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये फ्लक्स कितना पास हो रहा है यहां से। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी ये कैलकुलेशन कब होता है, जब हमारे पास एक एनक्लोज सरफेस होता है, क्योंकि हम गॉस थ्योरम का यूज करते हुए भी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये चार्ज इस सरफेस के थ्रू एनक्लोज्ड नहीं है। ये सरफेस पूरा जो हमारा शेप है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर है, वो एक इनक्लोज सरफेस है, बट इस चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है। तो इसको हम इनक्लोज करने के लिए क्या करें, जैसा ये ऊपर सेटअप है वैसा का वैसा ही नीचे भी हम बनाएं, यानी कि इसका मिरर इमेज, यानी कि इस तरह के 4 फेसेस और हम लें, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से हमने इसको एनक्लोज करने की कोशिश की है। डायग्राम थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसा ऊपर है वैसा का वैसा ही मिरर इमेज एक नीचे भी है। तो 4 सरफेसेस सिमेट्रिकल सरफेसेस ऊपर हैं, 4 सिमेट्रिकल सरफेसेस नीचे हैं, ट्रायंगुलर सरफेसेस। ये ऊपर चारों सरफेसेस सेम है, यानी कि इनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। इसी तरह से नीचे चारों जो है उनके डायमेंशंस भी बिल्कुल इनके सेम है, यानी कि ये जो चार्ज है हम कह सकते हैं कि 4 और ये 4, यानी 8 सरफेसेस के लिए सिमेट्रिकल पोजीशन में है। तो ये चार्ज अब एनक्लोज्ड हो गया है बाय दिस सरफेस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है, ये वाला जो एक स्क्वायर प्लेन है, उस पर से जो इसके थ्रू फ्लक्स है वो तो 0 होने वाला है। अब ये जो टोटल एनक्लोज्ड बॉडी बन गया है यहाँ पर हमारा, ये 4 और ये 4 सरफेसेस मिलाकर 8 सरफेसेस मिलाकर, जो कि सभी सेम है, इक्वल हैं डायमेंशनली भी, और इस चार्ज के रेस्पेक्ट में भी उनका पोजीशन जो है वो सिमेट्रिकल है। तो उससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा टोटल, वो क्या होने वाला है यहाँ पर, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमने किसके लिए निकाला, ये पूरा जो 8 सरफेसेस का मिला करके हमारा एक जो एनक्लोज बॉडी बना, उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स है। लेकिन हमको किसी एक सरफेस के थ्रू निकालना है, क्योंकि सारे सरफेसेस सेम है, डायमेंशनली सिमेट्रिकल पोजीशन है, तो हर एक के पास इसका इक्वल पार्ट होगा। सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 8। सो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लेस आउटसाइड द क्यूब। सी, यहां पर हम एक चीज पहले भी अभी देख चुके हैं और फिर से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये नोटेबल थिंग है कि अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के आउटसाइड रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स आने वाला है थ्रू दैट सरफेस, थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस इज गोइंग टू बी 0। यानी कि अगर आउटसाइड में कोई चार्ज है, उसकी वजह से किसी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर करेगी वो इधर से पास जरूर होने वाली है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसको आप एज इट इज ध्यान रखेंगी, क्लोज सरफेस आउटसाइड चार्ज की वजह से उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स 0 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्या है कि एक क्यूब है और क्यूब के एक सरफेस पर एक चार्ज रखा हुआ है और हमको क्या पता करना है, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स पता करना है। अब फ्लक्स पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q नेट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहां पर ये जो चार्ज है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब, ये उसके एक सरफेस पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ एनी सरफेस विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो कि क्या करे, इस चार्ज को एनक्लोज करे। तो उसके लिए मैं क्या करूं, इसी तरह का एक और सिमिलर क्यूब इसके बिल्कुल बगल में मैं रखना चाहता हूं, इसके नियर बाय यहां पर मैं प्लेस करना चाहता हूं, ताकि ये क्या करे, उसको एनक्लोज्ड कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक और क्यूब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
तो सेम डायमेंशन का हमने एक और क्यूब वहां पर ड्रॉ किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक क्यूब है, उसके बगल में एक और क्यूब है, और ये बिल्कुल सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है, यानी दोनों क्यूब के साथ में इसका जो पोजीशन है वो सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं यहां पर। यानी कि अब ये जो पूरा चार्ज है क्यू, ये इस पूरे दोनों क्यूब का एक ही हम इसको यूनिट माने, अगर इनक्लोज सरफेस माने, तो उससे ये इंक्लोज्ड है। और इन दोनों के पास जो इसके थ्रू फ्लक्स पास होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो यहां पर अब जो फ्लक्स आने वाला है टोटल, ओके, इट इज गोइंग टू बी चार्ज इनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये इन दोनों का मिलाकर के है, ये इस पूरा जो हमने एक पूरा दोनों को क्यूब मिलाकर के एक इनक्लोज सरफेस अज्यूम किया है उसका फ्लक्स है। लेकिन ये फ्लक्स क्या है, दोनों क्यूब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इस चार्ज का पोजीशन जो है वो दोनों के सिमेट्रिकल है। तो अब हमको सिर्फ एक क्यूब से अगर फ्लक्स निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। सो ये कितना आने वाला है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी हो सकता है कि ये जो चार्ज है ये इस पोजीशन पर यानी किसी एक कॉर्नर पर भी हो। अब कॉर्नर पर है तो इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे 8 क्यूब प्लेस करने होंगे, यानी कि 2 इसी तरह के, 2 बिल्कुल एग्जैक्टली इनके पीछे और वैसे ही चारों सेटअप बिल्कुल टॉप में। तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा 8 क्यूब के, ये जो चार्ज है यहाँ पर जो ये मैंने प्लेस किया है। तो उस केस में जो पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जो पूरा इनक्लोज सरफेस है, चारों क्यूब्स को 8 क्यूब्स को मिला करके, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, दैट वुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी एक क्यूब से पास होने वाला उस केस में क्या होगा, क्योंकि 8 के लिए सिमेट्री है तो वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इट वुड बी 1/8 ऑफ दिस टोटल फ्लक्स, किसी एक क्यूब से पास होने वाला। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर किसी एज पर रखा हुआ है तो कितने क्यूब से वो पूरा कंप्लीटली एनक्लोज्ड होगा, वो 4 क्यूब से होगा। और उस केस में आंसर क्या होगा, किसी भी एक क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स के लिए Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सारे केसेस मैंने आपको इसी में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि गॉस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहां पर देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले डिस्कस किया है, वहां पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बट वो हमने किसी दूसरे मेथड के थ्रू कैलकुलेशन किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ का यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे किसी भी डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसमें आप ध्यान दें कि हमको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इट शुड बी एन एनक्लोज सरफेस, ठीक है, जो जिस भी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो इनक्लोज्ड होना चाहिए बाय दैट गॉसियन सरफेस। और जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट, या हम कहेंगे जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि वो जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द सोर्स चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया वेक्टर है उसके या तो परपेंडिकुलर हो या उसके अलोंग हो, ताकि जो कैलकुलेशन है जहां हमको डॉट प्रोडक्ट करना होता है, E डॉट ds का इंटीग्रेशन हम वहां पर करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में या तो cos 0 आए या फिर cos 90, तो बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हमने करने की कोशिश की है। सेंटर पर ये चार्ज हमने अज्यूम किया है, जैसे कि ये चार्ज है प्लस Q, और हमने क्या किया है, हमको r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर r रेडियस का एक एनक्लोज सरफेस स्फीयर अज्यूम किया है। अब स्फीयर क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि आप देखें कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, इस तरीके से। ये पूरे 3D में आप देख सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में ऐसा ही रहने वाला है। ओके, यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से होगा, फाइन। और आप देखें कि ये हमारा वही पॉइंट, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं P पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से होगी। और यहाँ पर ये जो सरफेस है इसका अगर मैं सरफेस एरिया बनाऊं, जैसे यहाँ पर मैं एक एलिमेंट अगर लेता हूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर, ये भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
और जो भी रेडियल डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। अब यहाँ पर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो हमने पहले डेफिनेशन से देखा, इट इज एनक्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो आप यहां पर सबसे पहले देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे सरफेस एरिया में आप देख सकते हैं कि कैसा है, जो एरिया वेक्टर है हर पॉइंट पर उसी के अलोंग है। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, E ds cos 0। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आप देखें कि थ्रू आउट द सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है, सेम है, r है, KQ/r², जैसा कि आप जानते हैं जो फॉर्मूला आने वाला है ऑलरेडी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। E इंटीग्रेशन ds, एनक्लोज्ड इंटीग्रेशन मींस पूरा सरफेस का एरिया हम लेंगे, तो E इंटू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो ये हमने फ्लक्स एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो Q/ε0 इज इक्वल टू दिस E 4πr²। तो यहां से E जो आएगा दैट वुड बी Q/4πε0r² एंड 1/4πε0 इज Q/r²। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाता है, KQ/r²। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वेरीफाई हो जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हमने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। यानी कि हमारे पास एक चार्ज वायर है, इनफाइनाइट वायर है, जिसके लिए हमको चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज गिवन टू अस। लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और किसी भी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट अगर रहेगा तो वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए कौन सा जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस, वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक सिलेंडर हम यहां पर यूज करते हैं। तो हमने एक सिलेंडर लिया है r डिस्टेंस, r रेडियस का। r रेडियस का ही क्यों लिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस पॉइंट पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये गॉसियन सरफेस उस फील्ड से उस पॉइंट से पास करना चाहिए। अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर हम बात करें जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप जानते हैं कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो ये इधर इस तरह से होगा, इधर इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका, और ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो एक कर्व्ड सरफेस है, वो r डिस्टेंस पर ही है उसका हर एक पॉइंट, तो फील्ड जो होगा सभी जगह सेम होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है यहां पर, ये ds वेक्टर ये इस तरह से आएगा। अच्छा, इसको मैं ds1 कह देता हूं। इसी तरह से यहां पर, क्योंकि अभी एनक्लोज सरफेस की बात होगी, तो एक तो कर्व्ड सरफेस है और एक बॉटम है और एक टॉप सरफेस है, दो सरफेसेस यहां पर और हैं, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर मैं एक और अगर सरफेस का एलिमेंट लेता हूं, एरिया एलिमेंट, तो ये ds2 वेक्टर में इसको बोलता हूं। इस तरह से एरिया वेक्टर होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में। और यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं तो इधर ds3 में इसको बोल सकता हूं, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। ओके, अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं मैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये L लेंथ का हमने सिलेंडर अज्यूम किया है, तो कितने वायर को एनक्लोज किया हुआ है। चूंकि इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो टोटल वायर को हम एनक्लोज नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर नहीं ले सकते, क्योंकि उसका एरिया कैलकुलेट करना इंपॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमने एक L लेंथ का सिलेंडर लिया है, और L लेंथ के सिलेंडर से हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहां पर इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो L लेंथ का वायर इसके अंदर है, तो जो चार्ज होगा यहां पर, जो कि एनक्लोज बाय दिस सरफेस Q नेट होगा, वो कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, लैम्डा इनटू L। तो यहां से जो फ्लक्स आने वाला है दैट वुड बी Q नेट डिवाइडेड बाय phi, यानी कि L इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो phi है, फ्लक्स है इस वायर की वजह से, जो कि एनक्लोज बाय दिस सरफेस है, तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा L इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको दूसरी तरीके से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्लक्स को, इट इज
इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वन वेक्टर, पहले मैं इसके लिए कैलकुलेट कर लूँ, साथ में ई डॉट डी एस टू और साथ ही ई डॉट डी एस थ्री, क्योंकि पूरे सरफेसेस है जो भी एनक्लोज सरफेस है, यहां पर आप देख सकते हैं एक कर्ड सरफेस है ऊपर ये, और ये तीनों सरफेसेस मिलकर के इस पूरे शेप को एनक्लोज कर रही है, क्लोज कर रही है एक तरह से। तो सभी के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। अब आप देखें कि यहां पर जो DS2 है और जो DS1 है, यहां पर सॉरी 2 और 3, DS2 एंड DS3, ये आप देख सकते हैं कि इनका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट के लिए जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों केसेस में वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ cos 90 आएगा, यानी कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ से तो फ्लक्स क्या होगा, 0 सॉरी। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो एरिया वेक्टर है, दोनों क्या है, रेडियल डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसमें cos 0 आने वाला है, ना कि cos 90। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी ई, चूंकि जो पूरा कर्ड सरफेस है वहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सभी जगह r के इक्वल है। तो e जो है वो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ds1 मुझे करना है, और ये टोटल कर्ड एरिया कितना होगा, 2 पाई r l। ओके, तो ये मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को क्या कर देता हूं मैं, दोनों को इक्वेट कर देता हूं यहां से। तो e इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू दैट l लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप देखें कि ये l ने ये l को कैंसिल कर दिया यहाँ से, सॉरी नॉट लैम्डा, l यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। इसके लिए अब e का कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज k। तो 2k लैम्डा अपॉन r। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका यही वैल्यू होता है। नेक्स्ट यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेट, यानी कि एक हमने यहाँ पर प्लेट लिया हुआ है जो कि इनफाइनाइट प्लेट है। एक आप प्लेन समझ सकते हैं, प्लेट बोले या प्लेन बोले एक ही बात, एक 2D प्लेन है, इनफाइनाइट उसके डायमेंशंस है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ओके, अब इससे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर, चूंकि एक सर्टेन डिस्टेंस पर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर, तो उसके लिए हम क्या करें, अब यहाँ पर हमको एक ऐसा एनक्लोज सरफेस अज्यूम करना है, गॉसियन सरफेस, जो कि इस पॉइंट P से पास होता हो और वो एक एनक्लोज सरफेस हो, सिमेट्रिकल, वहां पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर शेप हम कंसीडर करेंगे कुछ इस तरह से। सपोज ये वो पॉइंट है P, तो आप देख सकते हैं कि उस P से ये सरफेस पास हो रहा है। ओके, ये इस तरह से, इस तरह से कुछ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम अगर बात करें यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू दिस चार्ज सरफेस वो कैसा होगा, इस चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो उससे दूर की तरफ होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से, ये E इस तरीके से। तो इन दोनों सरफेसेस के एरिया वेक्टर अगर हम देखें, जैसे यहां मैं बात करूं, इसका एरिया वेक्टर जो है वो S1, इसका एरिया वेक्टर जो है S2, S2, S1, और इसी तरह से एक कर्ड सरफेस भी है यहाँ पर। तो उस कर्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर होगा उसका वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ अगर मैं कोई एलिमेंट अगर एक लेता हूँ तो उसके लिए ये हो जाएगा DS3। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर वो अभी भी इस तरीके से होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ 3 सरफेसेस हैं, जैसा पिछले केस में भी सिलेंडर था, आपने देखा 3 सरफेसेस थे, एक बॉटम सरफेस, एक एक टॉप सरफेस और एक कर्ड सरफेस। तो इसी तरह से यहाँ पर एक लेफ्ट में है सरफेस, एक राइट में एक सरफेस है और एक कर्ड सरफेस यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का पहला मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो Q एनक्लोज्ड
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज है। तो आप देखें कि अगर आप कोई एक प्लेन सरफेस इस तरह से लेंगे, कोई पेपर लेंगे और एक सिलेंड्रिकल सरफेस उसके थ्रू पास करवाएंगे, दो इट इज एन इमेजिनरी सरफेस बट उससे पास करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इट इज बीन एनक्लोज्ड बाय दिस it has been enclosed by this cylindrical surface, okay? इतना सा जो पोर्शन है इस प्लेन का वो इसने enclose किया हुआ है। लेट्स से ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, तो चार्ज जो enclosed होगा वो कितना होगा, that would be this charge density sigma into this area, ये हो गया। तो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, चार्ज enclosed सिग्मा into A डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक मेथड से हमने कैलकुलेट किया। अब दूसरे मेथड से हमको फ्लक्स जो है कैलकुलेट करना है। तो दूसरे मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, E डॉट डी एस, ये हमको करना है टोटल सरफेस के लिए, एनक्लोज सरफेस के लिए। तो इस सरफेस को हमने चूंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस 1 जैसा पहले भी हमने किया था, प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस 2 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस 3। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं DS3 की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ओके? तो यहां पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं वेक्टर्स, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होने वाला है। इंटीग्रेशन करने का यहां पर कोई बात मतलब बनता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको 0 कर देते हैं। अब हमारे पास 2 सरफेसेस यहां पर बचते हैं, इनका सरफेस एरिया वेक्टर आप देखें, DS1 इधर और ये DS2 इधर, दोनों का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, यानी कि दोनों के बीच एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, इन दोनों केसेस में DS1 और DS2 में वो क्या है, 0 है। तो हम क्या कर देखेंगे, यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 0 आने वाला है, यानी कि 1, तो हम सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थ्रू आउट दिस सरफेस एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन DS1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन DS2। तो DS1 का इंटीग्रेशन मींस ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज A, E इंटू A, प्लस इंटीग्रेशन DS2 मींस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज ऑल्सो A, सो ये हो गया 2E A, दिस इज द फ्लक्स। तो एक फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट किया, एक फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट किया, आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये 2E इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये A कैंसल आउट होगा एंड दिस E इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट प्लेन से प्लेन की वजह से किसी भी सर्टेन पॉइंट पर जो कि उससे एक क्लोज डिस्टेंस पर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट सरफेस, ओके? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, गॉस थ्योरम के बारे में हमने बात किया, फ्लक्स कैलकुलेशन के बारे में हमने बात किया, और गॉस थ्योरम का यूज करते हुए किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू या पॉइंट चार्ज के थ्रू किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्टेन डिस्टेंस या पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोस फॉलो करते रहें, हम और भी कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं थ्रू आउट योर रिविजन प्लानिंग और वाइल यू आर ब्रशिंग अप ऑल द टॉपिक्स, ओके? थैंक यू वेरी मच।